हेलो गाइस। आज के प्रीलिम टिडबिट्स में 21 मार्च को देखते हैं। आ, आपने न्यूज़ में देखा होगा जो इंटरनेशनल अफेयर्स आते रहते हैं बार बार, उसमें चाइना बार बार उसमें यूएस के जो कुछ मिसाइल्स उसने यूएस ने साउथ कोरिया में अपनी वहाँ पे रखी हैं उन्होंने फॉर जो नॉर्थ कोरिया के जो बार बार रॉकेट के जो उसमें वो टेस्ट करता रहता है, न्यूक्लियर मिसाइल के टेस्ट कर रहा है उसके रिटेलिएशन में और प्रोटेक्शन देने के लिए साउथ कोरिया को। लेकिन चाइना बार बार इसको वो विरोध करता रहता है कि दिस इज़ नॉट राइट फॉर अस। एंड जो आपका जो ये जो थर्ड जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जो ये जो डायग्राम दिख रहा होगा, ये जो सिस्टम है इसको बोलता है कि ये दिस इज़ अगेंस्ट मतलब चाइना की जो सवर्निटी है उसके खिलाफ जा रहा है और ये एक काइंड ऑफ एग्रेशन उसको ट्रीट कर रहा है चाइना। तो ये थर्ड है क्या एक्चुअली, थोड़ा देख लेते हैं, बिकॉज यूपीएससी यूजुअली ऐसे टर्म्स को बार बार पूछती रहती है एग्जाम के अंदर और सिंपल सवाल होता है और हम मिस कर देते हैं। थर्ड का फुल फॉर्म है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। दैट सिंपली मीन्स कि जब भी मिसाइल जब फाइनल टर्मिनल फेज में होगी, स्पेशल जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं उनके दो स्टेज होते हैं। फर्स्ट में एकदम सीधी जाती है, पूरा ऊपर जाएगी एटमॉस्फेयर के ऊपर, फिर बाहर चली जाएगी एटमॉस्फेयर के अंतरिक्ष के अंदर यूनिवर्स में, एंड देन वहाँ से फिर ड्रॉप करेगी जहाँ भी उसको टारगेट करना होता है। तो जो लास्ट वाला फेज होता है जब वो वापस में एटमॉस्फेयर के अंदर जो इंटर कर रही होती है, एंड उस स्टेज के अंदर ये वहाँ पे ये जो अपना मिसाइल सिस्टम है ये उसको एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, ये उसको टकराता है एंड देन उसको ख़त्म कर देता है। ये यूएस ने अपना उसका नाम दिया है इसको थर्ड। एंड देन ये शॉर्ट मीडियम इंटरमीडिएट कोई भी रेंज कैसी बैलिस्टिक मिसाइल आए और सबको उसको रोकने में ये सक्षम है। इसको हिट टू किल अप्रोच बोलते हैं। इस मिसाइल सिस्टम की एक खास बात ये है कि इसमें कोई वॉर हेड नहीं होता। वॉर हेड मीन्स कि इसमें कोई एम्यूनिशन नहीं होता है, जो बाकी जैसे अपने जो मिसाइल्स के अंदर होता है वैसा नहीं है। ये अपने टकरा के ही जो सामने से मिसाइल को तोड़ देती है। तो इसके कारण का फ़ायदा क्या होता है कि जैसे न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं या कुछ और ऐसे कुछ मिसाइल्स है केमिकल वाला, उसमें कुछ वो कंपोनेंट बैठा हुआ है, तो टकराने से क्या होता है फैल जाएगा या न्यूक्लियर ब्लास्ट हो जाएगा। तो न्यूक्लियर ब्लास्ट से एटमॉस्फेयर में हो चाहे अर्थ पे हो, थोड़ा बहुत इफेक्ट तो आएगा नीचे नीचे जिस भी एरिया पे वो करना है। तो लेकिन उस चक्कर में क्या होता है कि जब ये इसमें कोई वॉरहेड नहीं होगा तो ये केवल टकरा के मिसाइल को रोक देगी वहीं पे, तो मिसाइल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ना कि जो आने वाली मिसाइल के अंदर जो एम्यूनिशन बैठा है, जो भी उसमें गोला बारूद है वो डेटोनेट नहीं होगा और उससे जो नीचे जनता बैठी हुई है ग्राउंड के ऊपर उनको हार्म नहीं होगा। तो एक इसकी ये स्पेशलिटी है। नेक्स्ट इज़ IGMDP। ये एक सवाल बनता है यूपीएससी के अंदर, बहुत ही फेमस ये अपना मिसाइल सिस्टम का एक प्रोग्राम हुआ था 1983 के अंदर आया था। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये, 1983 के अंदर निकल के आया था ये पहली बार। इसमें 5 मिसाइल सिस्टम्स अपने इंडिया के अंदर अभी तक लॉन्च हो चुके हैं और 2008 के अंदर DRDO ने बोला था कि बस बहुत हो गया भाई, हम कंप्लीशन कर दिया है। ड्यू टू द गवर्नमेंट ने मना करना स्टार्ट कर दिया था कि बोला आप इंडिविजुअल मिसाइल सिस्टम के अंदर रहो, ना कि इंटीग्रेटेड के अंदर। अब इसमें था क्या क्या, इसमें देखो इसने 5 मिसाइल सिस्टम्स अभी इसने डेवलप किए हैं। त्रिशूल, आकाश, नाग, पृथ्वीयन, अग्निवन। जो त्रिशूल और जो आकाश हैं ये स्मॉल वो हैं, छोटा लेस डिस्टेंस वाले वो हैं। एंड नाग जो है वो टैंक से रिलेटेड है और पृथ्वी और जो अग्नि है ये शॉर्ट एंड इंटरमीडिएट रेंज वाली मिसाइल्स हैं। अब इसमें देखते हैं क्या क्या। त्रिशूल का अगर हम देखेंगे तो ये शॉर्ट रेंज हो गया, आकाश देखें तो मीडियम रेंज है और दोनों सरफेस टू एयर हैं। अगर हम देखें, अगर याद करने का तरीका ऐसे होता है कि सपोज आपके हाथ में त्रिशूल है, मीन आप थ्रो करते हो तो उसको आकाश में थ्रो करते हो एक तरीके से, तो सरफेस टू एयर हो गया। सेम गोज फॉर दी आकाश, यू कैन सी दी आकाश। सो सिंपल एक याद करने का तरीका था कि आपको बार बार रटने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। त्रिशूल और आकाश आर दी सरफेस टू एयर। और त्रिशूल जो होता है वो छोटा होता है एंड आकाश की ज़्यादा रेंज है, तो ये 9 किलोमीटर है आपका और ये 30 किलोमीटर है। नाग जो है, नाग इज सिंपली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होती हैं। इसको फायर एंड फॉगेट बोलते हैं। फायर एंड फॉगेट का मतलब ये होता है कि इसके अंदर ऑलरेडी वो गायरोमीटर या ऐसे कुछ GPS टाइप सिस्टम होता है। जब मोमेंट आप इसको टारगेट फिक्स करते हो ये अपने आप वहाँ जाकर टकरा जाती है, आपको देखने की या उसको कुछ और करने की, रास्ते में गाइड करने की जरूरत नहीं होती है, मॉनिटर करने की, इसलिए इसको फायर एंड फॉगेट बोलते हैं। फोर्थ आ गया पृथ्वी। पृथ्वी जो सिस्टम है ये टैक्टिकल है और जो अग्नि है अपना ये स्ट्रेटेजिक होता है। स्ट्रेटेजी का सिंपली मीन्स ये मतलब होता है कि जिसमें न्यूक्लियर वेपन हो, ऐसा कोई भी हथियार जो वॉर की डायरेक्शन चेंज कर सकता है, उसकी जो मतलब लिटरली या तो वॉर को जिता सकता है या ख़त्म कर सकता है उस वॉर को, उसको स्ट्रेटेजिक वो जो अप्रोच बोलते हैं, राइट। टैक्टिकल्स का मतलब क्या होता है कि जो वॉर के अंदर डिफरेंट बैटल्स हो रही होती हैं, कि भाई इतना बड़ा एरिया है लड़ाई का, तो यहाँ पे एक बटालियन बैठी होगी, यहाँ बैठी होगी, यहाँ पे एक ब्रिगेड बैठी होगी या डिवीजन बैठी होगी, तो ये डिफरेंट अपने अपने फाइट के तरीके कर रहे होते हैं। नेवी वाला कुछ अलग कर रहा होता है, एयरफोर्स कहीं से और से कर रही होती है, तो इनकी सबकी टैक्टिक्स अलग अलग होती हैं। वॉर क्या होती है, वॉर जो अक्यूमुलेट करेंगे पूरी इसको, तो उसको वॉर बोलते हैं। एंड जो स्ट्रेटेजी होती है वो वॉर लेवल के ऊपर आती है।
कि फाइनली हमें जीतना कैसे है। टैक्टिक्स आर जो हमें जो टारगेट दिया गया कि ठीक है आपको इस ब्रिज को उड़ाना है, या हमें आपको लाहौर को कैप्चर करना है, समथिंग लाइक दैट, कि हमें पाकिस्तान में रावलपिंडी के ऊपर में ये करना है, तो वो टैक्टिक्स हो गए। बट हमें वॉर जो पाकिस्तान को ही हरा देना है उसको स्ट्रैटेजिक बोलते हैं। तो जो पृथ्वी मिसाइल है ये है टैक्टिकल मिसाइल है, और जो अग्नि है वो होगी आपकी स्ट्रेटेजिक मिसाइल। ठीक है। एंड ये दोनों जो मिसाइल हैं वो सरफेस टू सरफेस हैं, बिकॉज अगर ये इसमें जो अग्नि वाला है उसमें न्यूक्लियर बम भी आ गया, तो ये बैलिस्टिक वाला भी उनको नया अप्रोच डाल दिया उन्होंने 3rd 4th के अंदर एंड 5th के अंदर, तो उसको वो इंटरमीडिएट रेंज बना ही दिया, बट रियल में वो इंटरकॉन्टिनेंटल ही है। ठीक है। तो ये सिंपल सी इसमें 4-5 चीज़ें हैं, 5 नाम याद रखना है: त्रिशूल, आकाश, नाग, पृथ्वी एंड अग्नि। पृथ्वी इज टैक्टिकल शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक है, और दूसरी वाली कौन सी आ गई अपनी, ये अग्नि आ गई, ये है आपकी लॉन्ग रेंज हो जाएगी एंड सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको अलग से कवर करने की कोशिश जरूरत होगी। ये थर्ड के कंपैरिजन में मैंने उसको ले लिया था। जैसे देन अपना जो जैसे थर्ड है तो उसके अलग में अभी इंडिया का देखो कौन कौन से होते हैं इसमें। इंडिया का जो बैलिस्टिक डिफेंस ये प्रोग्राम है उसमें उन्होंने मल्टी लेयर्ड सिस्टम बनाने की कोशिश की है। पहला इसमें अभी तक जो हमारे जो वर्क चल रहा है डीआरडीओ की तरफ से 2 टायर्ड सिस्टम के ऊपर ही चल रहा है। जो पहला क्या है, पृथ्वी एयर डिफेंस है, एंड सेकंड इज़ दी एडवांस एयर डिफेंस। कोई उसको वो ही बोल रहा है कुछ, आई कांट रिमेंबर द नेम एक्चुअली। ठीक है। तो ये हाई एल्टीट्यूड इंटरसेप्शन का इन्होंने वो स्टार्ट किया है, एंड ये लोअर एल्टीट्यूड है। इसमें ये होता है कि जब बैलिस्टिक मिसाइल मान लो यहाँ से पाकिस्तान ने फायर किया, दिस इज़ दी लैंड, ये इंडिया का बॉर्डर है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ पे इंडिया है, ये पाक है। जब बैलिस्टिक मिसाइल फायर होती है तो वो यूँ आती है, उसका ट्रेजेक्ट्री ऐसे होती है। ठीक है। जैसे अगर आपको जैसे क्रूज वाली मिसाइल, तो क्रूज यहाँ से क्रूज फायर होगी वो यूँ आएगी एंड यहाँ डिस्ट्रॉय कर देगी। जो बैलिस्टिक होती है ये बैलिस्टिक का वो होता है, रूट होता है, ये होता है आपका क्रूज का। तो जो बैलिस्टिक होती है तो उसमें क्या होता है कि वो ये एटमॉस्फेयर आपका यहीं तक होता है, इसको एक्सो पार्ट बोलते हैं, इसको एंडो पार्ट बोलते हैं। तो वो पहले आकाश में जाएगी, फिर वहाँ पे एकदम लाइट होकर फिर वापस टारगेट पे आके गिरती है ऐसे। तो जो अपना ये पृथ्वी का जो एयर डिफेंस है ये हाई एल्टीट्यूड के लिए है। हाई एल्टीट्यूड मीन्स यहाँ पे वो इसको यहीं रोकने की कोशिश करेगा। पृथ्वी यहाँ से अभी द मोमेंट यहाँ से मिसाइल लॉन्च होगी तो जो अपना जो यहाँ पे मिसाइल सिस्टम होगा वो उसको गाइड अपने आप उसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगा उसको गैस करेगा कि अच्छा यहाँ से आएगी ये, एंड देन यहाँ टकरा के उसको रोक देगा। जो सेकंड वाला जो एडवांस अपना एडी सिस्टम जो है वो क्या करेगा, इस पार्ट से लेके इस पार्ट के बीच में कहीं पर रोकने की कोशिश करेगा उसको, अगर ये फेल हो गया फर्स्ट वाला तो। ठीक है। तो इसमें आपने देख लिया कि हाई एल्टीट्यूड इंटरसेप्शन है, लोअर एल्टीट्यूड इंटरसेप्शन हो गया, ये एक्सो बता दिया मैंने आपको, ये इंटरसेप्ट द इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल आउटसाइड द एटमॉस्फेयर। 2 स्टेज के मिसाइल होती हैं विथ मैक्सिमम इंटरसेप्शन एट दी 80 किलोमीटर्स के ऊपर करता है ये जरूर याद रखना है हमें। एडवांस वाला एंडो एंटी बैलिस्टिक होता है, ये वगैरह करके एंडो स्पेस में आ गया, और ये एल्टीट्यूड हो गया 30 किलोमीटर्स। तो ऑब्वियसली 80 यहाँ पे है एंड 30 यहाँ पे है। समझ में आ गया होगा आपको। अब आ गया आज न्यूज़ में था कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट लॉन्च हो चुकी है। अब क्या होता है, यूपीएससी हर साल 1 या 2 रिपोर्ट तो पूछता है। ठीक है। और इस तरह के जो इंडेक्सेस होते हैं ये भी ज़रूर पूछता है। ये ऑब्वियसली ये बिकॉज कि यूनाइटेड नेशन के थ्रू ये लॉन्च हुई है तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हो जाती है। सस्टेनेबल डेवलप्ड सॉल्यूशन नेटवर्क होता है ये, इसको ऐसे याद नहीं किया तो UNSDSN कर सकते हो। ये वर्ल्ड हैप्पीनेस को रिपोर्ट को उसने पब्लिश किया है। इसमें कुछ जो वेरिएबल्स हैं जिससे ये काउंट करते हैं कि जैसे रियल जीडीपी हो गया तो इसके बेसिस पे मार्क्स दिए जाते हैं। सोशल सपोर्ट पे मार्क्स दिए जाएंगे, हेल्दी लाइफ पे है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे है, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस हो गया, अपनी जेनरसिटी हो गई, करप्शन का जो परसेप्शन क्या है। और उन्होंने एक हाइपोथेटिकल नेशन बनाया डिस्टोपिया नाम से, उसके अगेंस्ट भी कंपेरिजन किया जाता है। ठीक है। तो इसमें ये सब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 उसमें वेरिएबल्स हैं, इसे काउंट किए जाते हैं। नार्वे को फर्स्ट रैंक है, इंडिया को 122, ये 150 कंट्रीज़ को ही ये रिपोर्ट में मार्किंग करते हैं। अब मेन ये इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई है, अभी जीएनएच का वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन अभी क्या हुआ है कि मध्य प्रदेश का अपने जो गवर्नमेंट है वहाँ पे जो अपने शिवराज सिंह चौहान भाई साहब हैं, उन्होंने क्या किया, ये बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू सेटअप द हैप्पीनेस डिपार्टमेंट। और उन्होंने जो हैप्पीनेस डिपार्टमेंट है उसको फॉलो करने की कोशिश की है जो अपना जीएनएच जो है भूटान वाले की उसकी। तो जो ये ऑब्वियसली ये न्यूज़ में है तो अब इंपॉर्टेंट बन गया। ठीक है। अब ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस में होता है क्या, ये मेजरमेंट ऑफ द कलेक्टिव हैप्पीनेस ऑफ द नेशन देखता है। ठीक है, कि सब लोग खुश हैं, अब दुखी हैं, कितना क्या नाटक चल रहा है टाइप करके। 2012 में क्या किया था उन्होंने, पहले तो उसमें ये देखना है कि हमें 4 पिलर्स थे, 4 पिलर्स ओरिजिनली। क्या क्या थे, गुड गवर्नेंस, सस्टेनेबल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रमोशन ऑफ द प्रिजर्वेशन कल्चर एंड द इन्वायरमेंट। तो इन 4 को उन्होंने फैला के कर दिया। अभी 8 उसमें वो ले आए कंट्रीब्यूटर्स टू दी
हैप्पीनेस लेके आ गया। क्या लेके आया? फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हेल्थ आ गई आपकी, टाइम का कितना बैलेंस है आपके अंदर, सोशल एंड कम्युनिटी की वाइटलिटी कितनी है आपकी, कल्चरल की वाइटलिटी कितनी है, एजुकेशन कैसा है, लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, गुड गवर्नेंस कैसी, इकोलॉजिकल वाइटलिटी कितनी है। आई डोंट थिंक कि वो 8 के नाम पूछेगा, लेकिन 4 जरूर हमें पता होने चाहिए। पहला तो गवर्नेंस आ गई, सोशल डेवलपमेंट आ गया, कल्चर आ गई, इन्वायरमेंट आ गया। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट। हाँ, अभी क्या हुआ कि येस्टरडे अपने प्रेसिडेंट भाई साहब ने गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन के बाद में ये मिलिट्री वाले काफ़ी उन्होंने अवार्ड्स को कल अवार्ड्स दिए थे ऑफिसर्स को, तो इसी में सिविलियन वाले भी इंक्लूड कर लिए हैं, बिकॉज एक छोटा सा सवाल बन जाता है, हर साल देते रहते हैं ये। तो अगर सिविलियन अवार्ड में देखें तो हाईएस्ट जो है भरत रत्न है, उसके बाद पद्म विभूषण आता है, देन भूषण आता है, देन श्री आता है। ठीक है, तो पद्म विभूषण इज फॉर द एक्सेप्शनल डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। पद्म भूषण किसके लिए है? डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ द हाई ऑर्डर। तो यहाँ पे एक्सेप्शन याद रखना ना, जो विभूषण का हो गया, एंड इसमें 2 जाएंगे, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ द हाई ऑर्डर हो गया, और थर्ड वाला क्या होगा? डिस्टिंग्विश्ड सर्विस हो गया। बस विभूषण, भूषण एंड श्री, ये सीक्वेंस जरूर याद रखना है। देन मिलिट्री, मिलिट्री में क्या है कि इसमें 2 टाइप के होते हैं, एक तो वॉर टाइम हो गया और एक पीस टाइम हो गया। ना वॉर टाइम में देखो परमवीर चक्र इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, उसके बाद में आता है महावीर चक्र। ठीक है, एंड थर्ड होगा वीर चक्र। ये तीनों वॉर टाइम के हैं, सीक्वेंस जरूर याद रखना, पीवीसी, महावीर चक्र एंड देन वीर चक्र। ठीक है, इसमें महावीर चक्र सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है, एक्ट फॉर द गैलेंट्री इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी, लैंड एट सी वगैरह वगैरह हो जाएगा, नथिंग मच। अब है पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स। पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड में हमें ये देखना है कि कौन कौन सा फर्स्ट इसमें हाईएस्ट कौन कौन सा है। फर्स्ट अशोक चक्र, देन कम्स द कीर्ति चक्र एंड देन कम्स द शौर्य चक्र। ठीक है, तो ये हो गया अपना अशोक, एंड देन वी हैव द कीर्ति चक्र एंड देन वी हैव द शौर्य चक्र। नाउ ये इंडियन मिलिट्री डेकोरेशन है, वेलोर, करेजियस एक्शन, सेल्फ सेक्रीफाइस अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड के लिए। इट इज़ द पीस टाइम इक्विवेलेंट ऑफ द परमवीर चक्र। ठीक है, एंड देन कीर्ति चक्र जो होता है ये है सेकंड इन ऑर्डर, थर्ड इन ऑर्डर इज शौर्य चक्र। अभी ये याद रखना है कि जो कीर्ति चक्र है ना, वो अपने जो अभी एनएसए हैं अजीत डोवल, उनको भी मिला हुआ है ये, एंड उनके बेटे का नाम आई थिंक शौर्य डोवल है, तो वो आई थिंक उन्होंने यहीं से रखा होगा, शौर्य डोवल समथिंग लाइक दैट। एंड ये 3 है, तो मैंने बता दिया आपको। पहले अपने विभूषण आ गया, भूषण आ गया, श्री, परम, महावीर, एंड देन अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। 2 सडनली मेरे सामने आ गए, तो मैंने लिख दिया। अर्जुन अवार्ड, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन दी नेशनल सपोर्ट है, दादा साहेब फाल्के, ये इंडिया हाईएस्ट अवार्ड है फॉर दी लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन द इंडियन सिनेमा। देन वी हैव सुभाष चंद्र बोस का एक आर्टिकल आया था आज, उसमें उनकी पार्टी है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ये उन्होंने आफ्टर जब कांग्रेस को छोड़ा था तब उन्होंने बनाई थी, और उसका नया उन्होंने सेक्रेटरी आई थिंक या प्रेसिडेंट, आई कांट रिमेंबर एक्चुअली, इनमें किसी को उन्होंने नया अपॉइंट किया है। पार्टी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने हम 50 आफ्टर। आज न्यूज़ में एक उत्तराखंड हाई कोर्ट ने मंडे को डिक्लेयर किया है कि गंगा एंड यमुना आर दी लिविंग पर्सन्स। सो गंगा एंड यमुना के ऊपर कोई ना कोई करंट अफेयर के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर सवाल बन सकता है, और लिविंग पर्सन्स के अगर होने से क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं ये थोड़ा सा समझने लायक है। बिकॉज कोई बंदा अगर उसको आप लीगल एंटिटी या लिविंग पर्सन की तरह ट्रीट कर रहे हो आप, तो इनके खिलाफ अगर आप जो भी आपका एग्रेशन होगा या उनके खिलाफ जो भी आपका क्राइम होगा, दैट विल बी ट्रीटेड एज सेम लाइक आप किसी ह्यूमन के खिलाफ कर रहे हो। लाइक आप सिमस ह्यूमन को आप कुछ का आपने कुछ उसको हार्म किया है या उसको उसके एक्सटेंशन की तरफ आपने कंट्रीब्यूट किया है, तो जो मर्डर के चार्जेज होते हैं या अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेज होते हैं, समथिंग लाइक दैट आप उस लिविंग पर्सन पे लगाते हो। अगर गंगा यमुना के खिलाफ भी समथिंग कुछ इंडस्ट्रीज अगर ऐसा कर रही हैं, तो वो भी इसमें आपका एक सिमिलर टाइप के एक वो लॉज वो लागू होना स्टार्ट हो जाएंगे। आज न्यूज़ में था कि जो एनजीटी है अपनी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर, क्योंकि इस बार प्रीलिम्स के अंदर सवाल बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, कई साल हो गए आए हुए। ये इसने क्या किया कि अपना जो ये इधर इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो जो ऑब्जर्वेटरी है यहाँ पे पार्टिकल फिजिक्स के ऊपर रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ये यहाँ बना हुआ है थेनी तमिलनाडु के अंदर। ये 1300 मीटर्स की वो हाइट है एंड डेप्थ में एंड डीप केव के अंदर बनाने की कोशिश की जा रही है। ये जो अपना जो INO इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है, ये लोकेटेड कहाँ पे है? इस मथई केतन सोलर नेशनल पार्क के अंदर या उसके पास में। ठीक है, तो एनजीटी ने बोला कि जो भी आपने जो पुरानी जो ग्रीन नोड मिली थी, हमें नोड मिला था, परमिशन मिली थी, उसमें इस नेशनल पार्क को जो हार्म होना है वो कंसिडर नहीं किया गया था, एंड दैट्स वाई वो इसको दोबारा उसको उसने स्टे लगा दिया है, उसके जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, एंड देन दे से कि वी विल रिव्यू दी होल एप्लीकेशन अगेन।
तो इसमें ये ऑब्वियसली इसका कोई मथी केतन कुछ कुछ खास फेमस तो है नहीं, समथिंग उसका स्पेशल भी नहीं है, बट चलो देख लेते हैं फिर भी। मथई केतन यूपीएससी में ऐसा कुछ सोचना इज़ नॉट ए गुड आइडिया। नेशनल पार्क है, लोकेटेड 130 किलोमीटर मदुरई में, तमिलनाडु के सॉरी केरला के अंदर है ये, लेकिन इसकी अप्रोच जो होगी वो तमिलनाडु की तरफ से होगी। ये इसमें याद ये रखना है कि ये माइंड कन्फ्यूजर बोलते हैं इसको, इस नेशनल पार्क को। वाई, इसका जो नाम है मथई केतन का मतलब यही होता है, ये तमिल फ्रेज से लिया गया है। बिकॉज लोकल ये बिलीव करते हैं द मोमेंट आप इसमें एंटर करते हो इस पार्क के अंदर, कोई भी रास्ते के अंदर, थोड़ी देर बाद उस रास्ते को भूल जाओगे और वापस लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है, एंड लोग बहुत गुम होते हैं इस नेशनल पार्क के अंदर, ठीक है। एंड इसको नोटिफाई नेशनल पार्क में इसलिए किया गया था कि बिकॉज में यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। फर्स्ट इज सोला फॉरेस्ट है, एंड सेकंड इज यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट एक एलिफेंट कॉरिडोर निकलता है साउथ इंडिया का। जैसे ये आपका, जैसे अगर इंडिया अगर इस तरह है साउथ का देखें तो ये आपका केरला आ गया और ये आपका तमिलनाडु आ गया, तो यहाँ पे इस एरिया में कहीं बिलोंग करता है ये, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें मेन चीज़ हमें ये देखने की शोला नेशनल पार्क में पता चल गया कि 130 किलोमीटर हो गया, माइंड कन्फ्यूजर एंड दी शोला फॉरेस्ट एंड दी एलिफेंट कॉरिडोर। लेकिन जो सोला फॉरेस्ट का जो वर्ड आता है इसका, ये सोला फॉरेस्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जियोग्राफी वालों को पता होगा। एंड साउथ इंडिया के जो अपने जो वेस्टर्न घाट के जो हिल्स हैं और वहाँ के जो वो फॉरेस्ट हैं, वहाँ पे सोला फॉरेस्ट का बहुत ज़्यादा मतलब एक स्पेशल टाइप के फॉरेस्ट है, तो उसका न्यूज़ में रहता ही रहता है। इस पर यूपीएससी सवाल बनना बहुत आसान होता है। तो ये सोला फॉरेस्ट का मैंने कुछ एक तैयार किया है एक नोट। इसमें ये याद रखना कि ये है क्या चीज़। दिस पिक्चर को अगर आप देखो तो आपको जो भी मैं बोलने जा रहा हूँ समझ में आ जाएगा कि पहला तो हो गया हिल्स, ठीक है, अंडुलेटिंग, वो सारा एक तरीके से एक वो पूरा का जियोग्राफी होगी। बीच बीच में क्या होंगे, ये ग्रासलैंड है ये वाला पार्ट, एंड ये जो पार्ट है ये सोला फॉरेस्ट बोलते हैं। ये ग्रास, ये जो क्या होता है फॉरेस्ट के पैचेज होते हैं, इस तरह पैचेज, ठीक है। और ये जो वैली होते हैं उसी के अंदर मिलते हैं, और जो हिल्स के ऊपर यहाँ पर ग्रासलैंड मिलेगा, ठीक है। तो इस जो पर्टिकुलर ट्रेंड को सोला फॉरेस्ट बोलते हैं, और ये बहुत ही फेमस है साउथ इंडिया के अंदर। अब इसमें अगर थोड़ा सा पढ़ लें तो ठीक रहेगा। ये स्टंटेड, आपने देखा होगा छोटे छोटे, देखो ज़्यादा था नहीं उसमें। ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट है ये, वन थिंग। फाउंड इन वैलीज, जैसे मैंने बताया, अमिड रोलिंग ग्रासलैंड्स, कि चारों तरफ ग्रासलैंड होकर बीच बीच में ये फॉरेस्ट मिलेंगे। ये हायर माउंटेन रीजन में मिलते हैं साउथ इंडिया के, एंड मेनली इन द वैलीज वगैरह हो गया, यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम द वन अदर बाय द अंडुलेटिंग माउंटेन ग्रासलैंड, कि एक जगह यहाँ तो कैसे फॉरेस्ट पड़ा हुआ है, यहाँ दूसरा बीच में ये ग्रासलैंड हो जाएगा। फिर ये आएगा अगेन वही चीज़ आ गई, पैचेज आ गए। इसमें ये याद रखना कि स्टंटेड एवरग्रीन ट्री स्पीच होती है यहाँ पे, ठीक है। एंड देन इसमें हायर एल्टीट्यूड जो हिल रीजन्स होंगे, कहाँ के, नीलगिरीज के, कन्याकुमारी के, वेस्टर्न घाट्स के, एंड कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु के, तो यहाँ पे ये मिलते हैं। देन वी हैव दी 2000 मीटर अबव द सी लेवल के मिलते हैं, लेकिन ये आजकल 600 में मिलना भी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये इनकी हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है। उसी कारण क्या होता है कि ये वाटर साइकिल को लाइव कर रखते हैं। कैसे, वो अपना जितना भी मॉइस्चर आएगा, रिटेन मोस्ट ऑफ द रेन, दे गेट ओवर द मानसून एंड देन रिलीज इट स्लोली थ्रू द ईयर वाया नेटवर्क ऑफ स्ट्रीम्स एंड द रिवर, दैट इवेंचुअली सर्व द नीड्स ऑफ ए ह्यूज नंबर ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट अक्रॉस द साउथ इंडिया। ये इसकी बहुत फेमस वो एक उसका जो पिक्यूलर फंक्शन है इस फॉरेस्ट का। कैसे, हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, वाटर साइकिल अलाइव, रिटेन मोस्ट ऑफ दी जो वाटर उनको रेन से मिलेगा, रिलीज इट स्लोली थ्रू द ईयर वाया नेटवर्क ऑफ द स्ट्रीम एंड द रिवर्स, इवेंचुअली सर्व द नीड्स ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट वगैरह, ठीक है। इसमें कुछ खास है नहीं आगे। इसमें यह था कि इसका जो वर्ड है वो सोलाई से लिया गया, इसको थिकेट या कोल्ड प्लेस बोलते हैं, बिकॉज ये बहुत वो रिच बायोडाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी होती थी। जहाँ पे ये फॉरेस्ट होते हैं वहाँ बैठोगे या तो बहुत आपको ठंडा लगेगा। यूजुअली साउथ इंडिया में तो जो मॉइस्ट हीट रहती है एक तरीके से। ये जो ड्वार्फ ट्री होते हैं, यहाँ मैंने बता दिया आपको, ऑलरेडी स्टैंडर्ड होते हैं, 25-30 फीट का ज़्यादा उसमें होगा नहीं, लेकिन डबल लेयर्ड स्टोरी इनमें मिलती हैं विथ क्लोज्ड कैनोपी विच हार्डली परमिट सिंगल रे ऑफ सनलाइट टू पेनिट्रेट इन द नेचुरल वेजिटेशन। ये इनकी एक बहुत फेमस वो है, दैट्स वाई इनको बोलते हैं कोल्ड प्लेस। सदर्न ग्रासलैंड माउंटेन वगैरह के अंदर ये मिलेंगे वगैरह, कुछ खास है नहीं। स्टैंडर्ड एवरग्रीन दोबारा आ गया। इनके एग्जांपल्स अगर याद रखना तो ये दो उसमें बहुत फेमस है। रोडेंड्रॉन है एक तो वन, एक इसके अंदर ये मोहोनिया है, एक ये मिशेलिया है, जो यूजुअली लोग याद करके जाते हैं अगर पूछ सकता है कि 16 के पार्ट कौन कौन से हैं। रोडेंड्रॉन, मोहोनिया, मिशेलिया। अब इससे प्रॉब्लम क्या क्या हो रही है, एक्सेसिव बर्निंग कर रहे हैं वहाँ पे लोग, श्रिंकेज होता जा रहा है, ठीक है। और फायर इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर हो गया, डिप्लीट सेंटर ग्रोथ वगैरह वगैरह। ये बहुत सेंसिटिव टाइप के फॉरेस्ट होते हैं। वंस इट वैनिशेस फ्रॉम इट्स ओरिजिनल हैबिटेट, इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक इट रीअपियर इन अ व्यू ऑफ द चेंज इन क्लाइमेट विच डज नॉट अलाउ सोलर सीडलिंग्स टू ग्रो इन ओपन ग्रासलैंड्स। एक बार अगर वो वैनिश हो गया, यहाँ से निकल गया, तो इसको दोबारा उगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज क्लाइमेट ऑलरेडी चेंज होता जा रहा है। एंड सोलर जो सीडलिंग्स होते हैं वो ओपन ग्रासलैंड में उगते नहीं है, वो अपने ही एरिया में उगते रहेंगे वहीं पर गिर गिर के। और अगर एक बार हट गया तो वहाँ पे भी ग्रासलैंड आ जाएगा, और जो सोलर सीडलिंग को डालेंगे तो वहाँ पे उगेगा नहीं वो। ये इसकी एक प्रॉब्लम है।
ये उसका ये हो गया। 2-3 दिन पहले ये न्यूज़ में चल रहा था ग्रेप्स 3, इसका फुल फॉर्म है ग्रेप्स 3 का। साइंस एंड टेक के सवाल यूजुअली यूपीएससी बहुत आजकल पूछ रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है यूपीएससी के साइंस एंड टेक में, बिकॉज वो अनसर्टेनिटीज इसलिए बढ़ जाती है, सारा करंट से आता है, ठीक है, और करंट हमें यूजुअली देखने को मिलता नहीं है। तो ये जो ग्रेप्स 3 था हिंदू के अंदर भी मेंशन हुआ है और इसका न्यूज़ में था, इसलिए देखना ठीक रहेगा। गामा रे एस्ट्रोनॉमी पीईवी एनर्जीज फेज 3 इसका फुल फॉर्म है। ये किस लिए यूज़ किया जा रहा है? टू स्टडी द कॉस्मिक रेज विद एन एरे ऑफ एयर शावर डिटेक्टर्स एंड लार्ज एरिया म्यूऑन डिटेक्टर्स, ठीक है। तो ये जो 2 डिटेक्टर होंगे, एयर शावर वाले और म्यूऑन डिटेक्टर, इनसे क्या स्टडी करेंगे? ये कॉस्मिक रेज को, ठीक है, ग्रेप्स 3 के थ्रू। ये ऊटी में है, इंडिया के। कोलैबोरेशन है किस किस में? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ द फंडामेंटल रिसर्च है, ओसाका सिटी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है। अब न्यूज़ में क्यों था ये? न्यूज़ में इसलिए देखना है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च वाले क्या बोल रहे हैं, इसको अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अब इस अपग्रेड का रीज़न क्या है कि टेलीस्कोप ने लास्ट ईयर जो अर्थ में जून 2015 के अंदर जो सोलर स्टॉर्म आया था उसको डिटेक्ट किया था उन्होंने, ठीक है। तो अब इसको ये जो इसका जो यूज़फुलनेस देखी जा रही है, तो ये जो उसको अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो मेजर रोल जो है इसका फ्यूचर में यूज़ कर सकें। किस लिए? प्रोपेगेशन ऑफ स्टॉर्म्स होते हैं। सोलर स्टॉर्म्स में क्या होता है कि ऐसे सन है, यहाँ पे अर्थ बैठी है छोटी सी, तो जो ये कोरोना होता है चारों तरफ, इससे क्या होता है कि वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा वो एक्टिविटी चलती रहती है। सडनली क्या बर्स्ट होता है उसके अंदर, उसके अपर सरफेस के अंदर, तो कोरोना में जो ऑलरेडी जो गैसेज है वहाँ पे ये ऐसे फैल जाती हैं। उसी को जो ये अपने जो न्यूट्रॉन्स के और जो इनके एक तरह से शावर स्टार्ट हो जाता है, इसी को सोलर स्टॉर्म बोलते हैं और ये अर्थ को पूरा ढक लेता है। इसी कारण कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हो गए अपने, और जो मिलिट्री के जो अपने ऊपर जो क्या बोलते हैं इनको, ड्रोन्स घूमते रहते हैं, प्लस इनके जो अपनी एयरलाइंस हैं इनके सबके फंक्शंस रुक जाते हैं और काफ़ी हार्म होने का चांस रहता है। दैट्स व्हाई वो इसके थ्रू चेक कर पाएंगे कि कोई सोलर स्टॉर्म आ तो नहीं रहा है अर्थ की तरफ, ठीक है। तो अपग्रेड हो गया, इंक्रीज कवरेज हो जाएगा और डिटरमाइन कर पाएंगे डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट कॉस्मिक रेज वगैरह के लिए, ठीक है। तो इसमें कुछ खास है नहीं, इंटेंसिटी भी देख सकते हैं ये लोग। तो याद रख लेना, ये ग्रेप्स 3 कॉस्मिक रेज है, ऊटी कोलैबोरेशन है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडा मुंबई वाले में, ओसाका सिटी यूनिवर्सिटी जापान वाले के अंदर। ये अपग्रेड कर रहे हैं, सोलर स्टॉर्म को चेक किया था। मेजर रोल अगर उसका अपग्रेड कर देंगे तो क्या मिलेगा? प्रिसाइज इन्फॉर्म मिल जाएगी, इंसिडेंट मिल जाएगा, डायरेक्शन मिल जाएगी, इंटेंसिटी मिल जाएगी। फिर एक वर्नल विंडो का आज कल न्यूज़ में था, इसमें ये वर्नल विंडो का मतलब क्या होता है कि जो अभी क्या चल रहा है कि विंटर्स आई थी, राइट, होली आ गई, फिर ठीक है, अभी ये स्प्रिंग हो गया, थोड़े दिनों के बाद में क्या है वो आ जाएंगी अपनी समर्स आ जाएंगी। तो ये जो विंटर का जो ये स्प्रिंग के बीच का जो पीरियड होता है, ट्रांजिशन फ्रॉम विंटर टू द ग्रोइंग सीजन एज द वर्नल विंडो, ग्रोइंग मतलब स्प्रिंग वाला मान लो, ठीक है। तो जो भी आप कुछ उगाने वाला काम होता है इसको वर्नल विंडो बोलते हैं। एंड स्टडी एक उसने यूएस के अंदर एक स्टडी हुई है, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू हैम्पशायर ने की है, वो ये बोल रहे हैं कि दिस विंडो मे बी गेटिंग लॉन्गर। तो यूपीएससी को साइंस की जो इस तरह की टर्म्स होती हैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार है, तो ये पूछ सकता है ट्रांजिशन फ्रॉम द विंटर टू द ग्रोइंग सीजन एज द न्यू वर्नल विंडो एंड न्यू स्टडी लेड बाय द वगैरह वगैरह। आई थिंक आज इतना ही है। थैंक यू।